हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। ठीक है भाई, आप सबका स्वागत है इस नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में। ठीक है, और हमारी ये जो नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस है, यह भागते हुए कहाँ तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, यानी कि 12th के सिलेबस में मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, आइए एक एक करके सवाल कर लेते हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। चलिए भाई, पहला सवाल पढ़िए और आंसर करिए। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला सवाल देखें। कह रहा एक स्पीसीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। अच्छा, छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल लंबा होता है। अच्छा, एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि है। किसी भी जीव का जीवन काल कई सौ साल नहीं हो सकता। देखिए, तोता जो है 140 साल जीता है। ठीक है, 150 साल तक कछुआ जीता है। आम जो है 200 से 300 साल, तो ये गलत हो गया। ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये सही है। कह रहा छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा छोटा होता है। गाय 15 से 20 साल जीती है, बड़ा जीव है। तोता बहुत छोटा है, 140 साल जीता है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब इसमें क्या है, बहुत सारे कारणों से अगर आप इस स्टेटमेंट और इसको देखें तो ये ज्यादा सही है। इसमें क्या समस्या है, आप देखिए, जैसे इंसानों को ही देख लें। किसी की जो मृत्यु है वह अल्पायु में हो जाती है, कम समय में हो जाती है, जल्दी हो जाती है ना। कोई एक पूरा जीवन जीते हैं, पूरा जीवन जीने के बाद उनकी मृत्यु होती है। बट इस तरीके की चीजें होती हैं। ये स्टेटमेंट बहुत सही नहीं है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भाई। थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल पढ़िए और उसका आंसर करिए। क्या कह रहा है वो। कह रहा ओ एक कोशिकीय जंतु को अनस्वर कहा जाता है क्योंकि वे आकार में अनिश्चित वृद्धि करते हैं, वे तापक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सहन कर सकते हैं, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन कर सकते हैं, वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। बोलो बच्चों, क्या होगा भाई आंसर। अगर हम बात करें किसकी, कह रहा जो एक कोशिकीय जंतु है, वह क्या कहे जाते हैं, अनस्वर कहे जाते हैं। मान लीजिए एक अमीबा है, ठीक है ना, ये क्या है, मान लेते हैं अमीबा है। अब इसमें क्या होगा, जब विभाजन होगा, इसमें क्या होगा बेटा, जब विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार वो जो अमीबा है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएगा। यानी वह क्या कर रहा है, बताइए जरा, क्या कर रहा है वो। वह अपने जीवन को, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है, और कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डॉटर सेल्स। तो जो ज्यादा अच्छा आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला सवाल पढ़ें भाई। कह रहा है ये जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वृद्धि, जनन, पोषण, श्वसन। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनन। ठीक है भाई, आप ऐसे समझो, आप तो पैदा हो चुके हो, ठीक है ना, आप तो पैदा हो चुके हो। अब आपने ऐसा सोचा कि आप रिप्रोडक्शन जैसे महान कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं। आप रिप्रोडक्शन जैसे महान काम में अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं। उससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला, आप तो वही है ना जीवित, है कि नहीं। लेकिन इसको ऐसे सोचिए कि अगर सारे लोगों ने ऐसा ही सोच लिया, जितने भी होमोसेपियंस हैं, अगर पूरी दुनिया के होमोसेपियंस ने ऐसा ही सोच लिया कि वो रिप्रोडक्शन जैसा महान कार्य नहीं करेंगे, तो कुछ सालों के बाद यह जो हमारी जाति है, यह जो हमारी स्पीसीज है, यह क्या हो जाएगी बच्चों, गायब हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जनन बहुत जरूरी चीज है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ का ट्रांसमिशन होता रहे और हमारी जो स्पीसीज है उसका अस्तित्व बना रहे, तो जनन का होना, रिप्रोडक्शन का होना काफी जरूरी हो जाता है। अगला पढ़िए। क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है, जीवन काल, फिजियोलॉजी, वृद्धि दर, आनुवांशिक रूप। देखिए, जैसे मैं हूं और आप हैं, हमारी फिजियोलॉजी सेम है लगभग, वृद्धि दर भी एक जैसी ही रहेगी, जीवन काल भी सिमिलर है।
लेकिन हम क्लोन नहीं हैं। क्लोन हम तब कहते हैं जब वह क्या होता है, आनुवांशिक रूप से, ध्यान से सुनिए बेटा, क्लोन क्या हो जाएगा, जब वो क्या हो जाएंगे, आनुवांशिक रूप से एक समान होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो चीजें बनती हैं, अलैंगिक जनन से जो चीजें बनती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, अपने पेरेंट्स के भी समान होती हैं और आपस में भी एक समान होती हैं। तो ये क्या है, क्लोन कहे जाएंगे भाई। कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रूप से कायिक जनन की कृत्रिम और प्राकृतिक विधि को, अच्छा पहले कृत्रिम, काटना और रोपण दोनों कृत्रिम विधियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दाब लगाना, हाँ ये कृत्रिम विधि है। पत्रकंद, ये सही है। भूस्तारिका, देखो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और उधर कंद, फिर से वो कृत्रिम नहीं रह जाएगा। तो हमारा जो उत्तर बेटा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दाब लगाना क्या है, एक कृत्रिम विधि है, और पत्रकंद की सहायता से कायिक जनन करा पाना वह क्या है, एक प्राकृतिक विधि है। अगला पढ़िए, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, कायिक प्रवर्धन, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग मुख्यतया हम किसके लिए करते हैं। तो पहली बात तो जहां जहां पर भी लैंगिक जनन लिखा है वो तो गलत हो ही जाएगा। अब बचा जंतुओं में अलैंगिक जनन या पौधों में अलैंगिक जनन, तो बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा पौधों में अलैंगिक जनन। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, asexual reproduction in plants is known as is known as vegetative propagation, is known as vegetative propagation। तो क्या हो जाएगा, उसे वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह रहे हैं। आगे बात समझ, तो ये हमारा जो उत्तर है क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये पढ़िए भाई, कह रहा है एक द्विगुणित जनक पौधा फिल इन द ब्लैंक्स गैमीट उत्पन्न करता है, और एक अगुणित जनक पौधा फिल इन द ब्लैंक्स गैमीट उत्पन्न करता है। करो बेटा ये आंसर इसका, फटाफट से करिए सारे लोग। हम्म, बताओ आ गया क्या। इधर देखो, मेरी बात सुनो, ये रहा आपका एसपी पॉइंट। हमेशा याद रखिए कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट हमेशा अगुणित होता है, गैमीट हमेशा अगुणित होता है, बात खत्म। अब वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो पेरेंट्स, पेरेंट अगर डिप्लॉयड टाइप का है तब भी हैप्लॉयड गैमीट बनेगा, और अगर जो पेरेंट है बेटा वह अगुणितक लाइफ साइकिल जीवन चक्र वाला है तब भी हैप्लॉयड गैमीट बनेगा। बस होता क्या है, मान लीजिए कि जो जनक है, अगर जनक कैसा है, द्विगुणित, तो अभी इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा बेटा, युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन के दौरान, माफ कीजिएगा, अगर ये कैसा है, डिप्लॉयड है, तो युग्मक जनन के दौरान मियोसिस होगा बेटा। अगर पेरेंट कैसा है, डिप्लॉयड, तो युग्मक जनन के दौरान मियोसिस होगा और हैप्लॉयड गैमीट बन जाएगा। जो युग्मक है, जो गैमीट है, कैसा रहेगा, हैप्लॉयड, मियोसिस से बनेगा वो, ठीक है ना। ये क्या है, जनक है, ये जनक पौधा है भाई। तो अगर जनक पौधा डिप्लॉयड है तो युग्मक जनन मियोसिस के प्रोसेस से होगा और युग्मक कैसा बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जनक पौधा जो है वो कैसा रहे, अगुणित रहे भाई, जनक पौधा जो है वो कैसा है, हैप्लॉयड, अब इसमें भी युग्मक जनन होगा,
गैमिटोजेनेसिस होगी बेटा, युग्मक जनन होगा। अब इस बार जो युग्मक जनन का कार्य हो रहा है वह माइटोसिस से होगा, और युग्मक जो बनेगा आप देखेंगे कि एक अगुणित युग्मक बन जाएगा, हैप्लॉइड युग्मक बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि गैमीट जो है वह हमेशा गैमीट जो है वह हमेशा हैप्लॉइड रहेगा, पेरेंट चाहे डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो। डिप्लॉइड पेरेंट से मियोसिस के बाद गैमीट बनेगा हैप्लॉइड, और अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड पेरेंट की तो वहां पर माइटोसिस से एक हैप्लॉइड गैमीट बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, अगुणित तथा अगुणित। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा। बनने का प्रोसेस सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सरल या जटिल हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन गैमीट हमेशा रहेगा कैसा, तो बच्चों गैमीट हमेशा हैप्लॉइड रहेगा। आप याद रखिए इस चीज को। बढ़िया सवाल लग रहा है, मैंने सारे बैचेज में डिस्कस किया है, सवाल आ भी सकता है। निम्नलिखित में से कौन से केवल द्विलिंगी जंतुओं को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो सिर्फ द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, तो मैंने आपको याद कराया था उम्मीद वाली सीरीज में, अगर आपको याद आ रहा हो, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच, ऐसे मैंने आपसे कहा था, बार बार बोलिए याद भी हो जाएगा। क्या? अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीच। तो आप उन्हें द्विलिंगी कह लीजिए, द्विलिंगी है ना, बाइसेक्सुअल कह लीजिए आप उन्हें, हर्माफ्रोडाइट कह लीजिए आप उन्हें, उनको। ठीक है, या आप उन्हें मोनोइसियस भी कह सकते हैं, जो इस तरीके के हैं, मोनोइसियस। और अगर जंतुओं की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या है बेटा, आपका अर्थवर्म है, टेप वर्म है, स्पंज है, और क्या है बेटा, लीच है। अब ये वाला ऑप्शन हमें देखना है। ये देखिए तीसरे ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ये तो नहीं होंगे। कॉकरोच एक लिंगी है, आप जानते हैं, ये इस तरीके से। तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अर्थवर्म, स्पॉन्ज और लीच। टेपवर्म वाले एग्जाम्पल में उन्होंने बाद में मधुमक्खी ले लिया है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? सही है ना, आगे बढ़े। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से जीव की संख्या अधिकतम होती है? बताओ बताओ बताओ। घरेलू मक्खी कितने पाए जाएंगे, 12, 12 पाए जाएंगे। तितली 380, ऑफ्यूग्लॉसम 1260, प्याज 16। अगर हम इनके 2n नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, ऑफ्यूग्लॉसम में। 2n वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, 1260 होती है। कितनी होती है बेटा, 1260, राइट ना। तो ये इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, अगर मक्के के एक मियोसाइट में 20 क्रोमोजोम होते हैं, इसकी सोमैटिक कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी? मियोसाइट का मतलब ये है बेटा कि जो मियोसिस करने वाली सेल है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 2n=20 दिया गया है। तो सोमैटिक कोशिकाओं में भी कितना रहेगा, 2n रहेगा, और आप जानते हैं 2n की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कि मक्के के युग्मक में, ध्यान से सुन लीजिए, मक्के के युग्मक में कितना रहता, तो हैप्लॉइड रहता, फिर 10 हो जाता। कितना हो जाता, 10। अगर एंडोस्पर्म में पूछता, मक्का क्या है बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो अगर एंडोस्पर्म्स में पूछता तो फिर कितना हो जाता, 3n हो जाता, यानी कि 3 × 10 यानी कि फिर 30 हो जाता। आपसे पूछा किसका गया है, सोमैटिक कोशिका का, 20 ही रहेगा उत्तर। सोमैटिक कोशिका का पूछा गया है, उत्तर कितना रहेगा बच्चों, 20 ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ आगे देखो, बाह्य निषेचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो जीव बाह्य निषेचन दर्शाते हैं
वे केवल नर गैमीट्स को अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। नहीं, ये केवल वाली बात गलत है बेटा। बाह्य निषे बाह्य निषेचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, तो ये पहले ही गलत हो गया, केवल नर गैमीट लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, माध्यम के बाहर कहीं पर निषेचन होना है, तो जितने ज्यादा गैमीट रहेंगे, गैमीट की संख्या, युग्मक की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी, एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, एक सक्सेसफुल, एक सफल निषेचन की प्रायिकता बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो पहले बेटा क्या है, गलत है। कह रहा बाह्य निषेचन बहुत अनिश्चित होता है और नर व मादा गैमीट्स, नर व मादा गैमीट्स के मुक्त होने में समकालिता आवश्यक है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए जो मादा गैमीट है वह आज रिलीज हो रहा है, आज मुक्त हो रहा है, नर गैमीट एक से एक हफ्ते बाद, कैसे हो पाएगा फर्टिलाइजेशन? तो उसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए, समकालिता होनी चाहिए, है ना, कि जब लगभग जिस समय पर जो नर युग्मक है वह मुक्त हो रहे हो, नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट रिलीज हो रहे हो, लगभग उसी टाइम के आसपास क्या होना चाहिए, जो मादा युग्मक है फीमेल गैमीट वो रिलीज होने चाहिए। अगर दोनों के मुक्त होने में बहुत ज्यादा समय अंतराल है तो फिर बाह्य निषेचन में निषेचन के सफल होने के जो चांसेज हैं वह काफी कम हो जाते हैं। वह क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कई बार नहीं हो पाता है। कह रहा उच्च स्तर के जीवों में यह आंतरिक निषेचन द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यर्थ होती है। सही बात है, क्यों क्यों होता है ऐसा, वो अंतरिम निषेचन क्यों हो जाता है उच्च स्तर के जीवों में? क्योंकि उसमें ऊर्जा व्यर्थ होती है और जल जैसे बाह्य माध्यम की भी आवश्यकता होती है। ठीक बात है भाई, बाह्य निषेचन में क्या होगा, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए होगा ना, बाह्य निषेचन के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम अवश्य चाहिए होगा। ठीक है, बाह्य निषेचन के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम अवश्य चाहिए होगा। आंतरिक निषेचन में यह काम क्या हो जाएगा, जीव के शरीर के भीतर हो जाएगा। यह अधिकांश मछलियों और उभयचरों में होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो गलत जो है बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करें निम्न में से किनमें अलैंगिक प्रजन द्विखंडन विधि की द्विखंडन विधि सामान्य है? कुछ यूकैरियोट, सही बात है, सभी यूकैरियोट्स नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट। बेटा देखो प्रोकैरियोट का क्या है, जितने भी प्रोकैरियोट है ये सही है, सभी प्रोकैरियोट ज्यादा अच्छा आंसर है। उसमें क्या सिंपली बाइनरी फिजन होगा, डिवीजन होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा। अच्छा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, वहां पे यही हो ही रहा है, वहां पे विखंडन ही हो रहा है बेटा। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी प्रोकैरियोट और कुछ यूकैरियोट। क्या हो जाएगा बेटा, कुछ यूकैरियोट और सभी प्रोकैरियोट, यानी कि 1 and 4। अच्छा इसमें क्या इन्होंने सारे ऑप्शन सेम कर रखे हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कि ये हो गया 1 and 2, ये हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 1 and 4, इसको कर लेते हैं बेटा 1 तथा 4। अच्छा इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2 and 3, और इसको कर लेते हैं 2 and 4। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन है पहला और चौथा। ठीक है, फिर है दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, फिर है दूसरा और चौथा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला और चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। आगे देखो भाई, कह रहे लैंगिक जनन से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में सदा दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, लैंगिक प्रजनन में सामान्यतः युग्मकीय संलयन होता है, लैंगिक प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कभी भी नहीं होता, लैंगिक प्रजनन के दौरान बाह्य निषेचन एक नियम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों को चुने। चुनो भाई,
कौन कौन से स्टेटमेंट सही है बताइए जरा, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, यह आपको बताना है जल्दी से, तुरंत। देखो, कह रहा है लैंगिक प्रजनन में सदा दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। सामान्यतया दो जनक चाहिए होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ तो बाइसेक्सुअल भी होते हैं ना, कुछ तो क्या होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सामान्यतया दो चाहिए होते हैं। कह रहा है लैंगिक प्रजनन में सामान्यतः युग्मकीय संलयन होता है, हाँ भाई, गैमीट फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन कभी भी नहीं होता है, गलत बात है। बाह्य निषेचन एक नियम है, काय का नियम है, आंतरिक निषेचन भी होता है, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा ये हो जाएगा बेटा आपका उत्तर, ठीक है ना, पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संततियां अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संततियां अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती हैं, क्योंकि। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहे लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, इसका विविधता से क्या लेना देना। ये बात सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, ये कथन सही है, लेकिन इस सवाल के रिस्पेक्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो लैंगिक प्रजनन क्या हो जाएगा, एक लंबी प्रक्रिया तो है, लेकिन इसका विविधताओं से क्या लेना देना है भाई। तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पर ठीक नहीं बैठेगा। कह रहा जनक के गैमीट की, ध्यान से सुन लीजिए, जनक के गैमीट की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ठीक है। जेनेटिक पदार्थ दो भिन्न स्पीसीज, नहीं नहीं बेटा, भिन्न स्पीसीज कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लैंगिक प्रजनन में डीएनए की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती नहीं। कह रहा है जनक के गैमीट्स की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। भाई मदर से और फादर से, मदर से जो गैमीट आया उसकी अपनी क्या है, एक संरचना है, उसका अपना एक जीनोटाइप है, उसका अपना एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये दो क्या है, सेम स्पीसीज के, लेकिन दो अलग अलग इंडिविजुअल के गैमीट मिलते हैं, और तब जाके क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है, इसलिए विभिन्नता आती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न स्पीसीज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सेम स्पीसीज होता है, राइट। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अच्छा सवाल है बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा निम्न में से सही कथन चुने। आपको क्या करना है, सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। कह रहा केवल जंतुओं में एक लिंगाश्रयी जीव पाए जाते हैं, केवल पौधों में पाए जाते हैं, पौधों और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं, सही बात है। पौधों और जंतुओं दोनों में क्या है, एक लिंगाश्रयी पाए जाते हैं। कारा देख लीजिए आप, नहीं नहीं, का एक लिंगाश्रयी कह रहा है ना। कारा कैसा है, कारा की अगर हम लोग बात करें तो कारा जो है वो उभय लिंगाश्रयी है, और मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी है। कॉकरोच एक लिंगाश्रयी है, केचुआ द्विलिंगी है, उभय लिंगाश्रयी है। तो ये क्या है, सब में पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। अगला देखिए मित्रों, कह रहा प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, एक जीव द्वारा किस प्रकार का प्रजनन होगा यह निर्भर करता है जीव के आकाश और आवास और आकारकी पर, जीव की आकारकी पर, जीव की आकारकी और फिजियोलॉजी पर, आवास, फिजियोलॉजी और जेनेटिक संरचना पर। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। चौथा आंसर होगा, सुन लीजिए, आवास, हैबिटेट क्या है। अच्छा, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो पहले तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। पहले क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन हो रहा था। उन्हें विविधताएं चाहिए थी, उन्हें क्या चाहिए थी बेटा, विविधताएं चाहिए थी, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ। जेनेटिक संरचना अगर सरल है तो मुख्यतया वो क्या प्रेफर करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बहुत जटिल तरीके का कार्यक्रम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ। तो आवास किस तरीके के हैबिटेट में रह रहा है, किस तरीके का फिजियोलॉजी वहां पर होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगला देखो भाई, कह गलत कथन को पहचाने। अच्छा, कह अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतति आकारकी और
आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। ठीक है, सही बात है। जो स्पोर्स लैंगिक प्रजनन की संरचनाएं हैं, बकवास बात है, गलत बात है। अलैंगिक प्रजनन में एक जनन संतति की उत्पत्ति गैमीट के बनने के साथ या उसके बिना करता है। भाई साहब सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन निषेचन कभी नहीं होगा। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं भी हो सकता, किंतु निषेचन कभी नहीं होगा। निषेचन कभी नहीं होगा। एनसीईआरटी की लाइन है भैया, आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे आपको मिलेगा। कह रहा पेनिसिलियम में कोनिडिया अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। ठीक बात है। तो अपने से क्या पूछा गया था बच्चों? गलत कथन पूछा गया था ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना पुष्पीय पादपों की एक निषेचन पश्च घटना है? परागकण का स्थानांतरण, ये तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ठीक है ना, ये इकलौता हो जाएगा बेटा भ्रूण परिवर्धन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये क्या होगा? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो ये काम कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। अगला देखो, मक्का के एक पौधे के प्ररोह शीर्ष कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या 28, 2n बराबर कितना दिया गया है? 20। इस पौधे की माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं में बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड, यानी वहां पर भी कितना रहेगा? 20। लेकिन अगर कहता कि माइक्रोस्पोर, अगर पूछ लेता माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर होता है हैप्लॉइड, और उसमें फिर कितना पाया जाता? 10। या ऐसे अगर वो कहता कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, तो वो भी कैसा होता? डिप्लॉइड, उसमें भी कितना होता? 20। लेकिन अगर वो कहता मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर भी कैसा रहता बेटा? हैप्लॉइड, तो कितना हो जाता? 10। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में पूछा है, उत्तर हो जाएगा 20, डिप्लॉइड ही रहेगा। चलिए, कह रहा कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहेंगे अनिषेक जनन। क्या कह दिया जाएगा इसको? अनिषेक जनन कह दिया जाएगा बेटा। ठीक है ना, अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। क्या होगा इसमें बताइए जरा ध्यान से। किसमें किसमें हो जाएगा ये? तो हम कहेंगे हनी बी, रोटीफर, हनी बी, रोटीफर, टर्की बर्ड एंड सम लिजर्ड्स। हनी बी, रोटीफर, टर्की बर्ड, सम लिजर्ड्स, इनमें क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। क्या होता है इनमें? अनिषेक जनन। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं इसको, पार्थिनोजेनेसिस। और अनिषेक फलन का मतलब होता है पार्थिनोकार्पी। क्या मतलब होता है? पार्थिनोकार्पी होता है। अगला देखिए, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? बेटा अलैंगिक जनन में यह कार्य होता है माइटोसिस के द्वारा उत्पन्न होगा। ऑफसेट्स सूत्री विभाजन द्वारा। क्या हो जाएगा उत्तर बेटा? माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन के द्वारा। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? बांस स्पीसीज 50 से 100 साल में एक बार होता है, हम लोग डिस्कस भी किया था। नीला कुरेंजी हो गया, बांस हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए
आनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? बताइए बेटा, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन? तो हम कहेंगे कि लैंगिक जनन, ठीक है ना। यह आपको पढ़ाया जाएगा अभी कौन से चैप्टर में? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से नहीं मिलाया गया? द्विखंडन सार्गेसम, कोनिडिया पेनिसिलियम, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, राइजोम केला। सही है ये, यही गलत है बेटा। सार्गेसम क्या है? भूरा शैवाल है, अलग अलग तरीके के स्पोर बनेंगे यहां पर। सार्गेसम में क्या हो जाएगा? अलग अलग तरीके के स्पोर का निर्माण होगा। आज अगला देखो, सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? आपको बताना है लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है। बीज की लंबी जीवन क्षमता, प्रवर्धित सुसुप्ति मतलब प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी, नए आनुवांशिक संयोग जो भिन्नता की ओर अग्रसर रहते हैं। बढ़िया बात है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कोनिडिया, जेमिल, गुरु बीजाणु? नहीं, बीजाणु तो बन चुका है। अर्धसूत्री कोशिका का मतलब क्या हो जाएगा? मियोसाइट। अर्धसूत्री कोशिका का क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? मियोसाइट। तो ये कहां पर होगा? मियोसाइट में होगा भाई। निम्नलिखित में से किसको सही मिलाया गया है? ईस्ट, मुकुलन होता है यहां पर। क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया गलत है, जू स्पोर होना चाहिए था। अदरक, अंताभूस्त्री नहीं, प्रकंद होना चाहिए था बेटा, राइजोम। प्याज, बल्ब, यही सही मिला हुआ है। यही पूछा गया आपसे कि ये जो मिलान है कहां पर सही मिलान हुआ है। आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वो क्या होता है? एक्सिलरी बड होता है। मूल कलिकाएं, पुष्प कलिकाएं, प्ररोह कलिकाएं, कक्षीय कलिकाएं। एक्सिलरी बड मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? कक्षीय कलिकाएं। अच्छा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा चैप्टर था, नन्ना मुन्ना राही हूं टाइप, उसको भी हमने क्या किया, ठीक तरीके से डिस्कस कर लिया बच्चों। ठीक है ना। आप भी एकदम अपना जो कहते हैं ना कि तलवार की धार पैनी कर लीजिए, तो आप भी क्या करिए बेटा, अपनी जो तलवार की धार है उसको पैनी कर लीजिए बढ़िया, क्योंकि अब वो समय बहुत जल्दी ही मतलब बहुत निकट आ चुका है जब हमें एक आखिरी वार करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। बेटा किसी तरीके से टाइम वेस्ट मत करिए। आपका समय अगर कहीं किसी भी तरीके से अगर मतलब बर्बाद हो रहा है उसको और बचाइए और अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, ठीक है ना, ताकि इसी साल हम क्या करें, अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर करें और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होके पहुंच जाए। ठीक है जी। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए क्या, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।